हमारे साथ हमारे विरोधी वीरेश पांडे जुड़े हैं। वीरेश, उत्तर प्रदेश से जिन चेहरों को जगह मिली, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया, 2022 सामने था, क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, 5 जुलाई 2016 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, मोदी मंत्रिमंडल का। 2017 में चुनाव था, आज 7 जुलाई है और 2021 है, 2022 में चुनाव होना है। जब 5 जुलाई को हुआ था तो 5 लोगों को शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में। आज 7 जुलाई को जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यहाँ क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण सबको साधने की कोशिश की गई है। अगर भानु प्रताप वर्मा की हम बात कर लें तो बुंदेलखंड से कोई मंत्री नहीं था, भानु प्रताप वर्मा बने हैं, 5 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी की हम बात कर लें तो वो 6ठी बार के सांसद हैं, वहां भी जातीय समीकरण साधा गया है। लोध बिरादरी से आते हैं बीएल वर्मा, कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं। ये एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक ये बिरादरी बहुत डोमिनेटिंग है, उसे साधने की कोशिश की गई है। हम कहें अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल से हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया और कुर्मी वोटरों का जो दुराव देखने को मिला और बाद में अमित शाह से मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, तो ये तय हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इस मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को मौका दिया है। युवा नेतृत्व को उभारने की कोशिश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तिकड़ी ने किया है कि उत्तर प्रदेश में एक युवा नेतृत्व जहां पिछड़े, दलित और साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अजय मिश्रा टेनी की अगर हम बात कर लें, ब्राह्मण फेस हैं, तो वो इस तरह से बहुत कद्दावर नेता नहीं है कि उनका ब्राह्मणों के बीच बहुत वर्चस्व हो, लेकिन जो मोदी मंत्रिमंडल में जिसको शामिल किया जाता है, बर्थ मिलती है, उसकी एक और क्राइटेरिया होती है। मोदी जी अपनी एजेंसीज के माध्यम से बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड चेक कराते हैं कि वो किस रूप में काम कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कहीं दाग तो नहीं, कोई धब्बा तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये कहा गया था कि अपने नए कपड़े सिलवाकर दिल्ली में रहिएगा शपथ ग्रहण के दिन। ऐसे बहुत सारे चेहरों को धक्का लगा है, कहीं खुशी है, बिल्कुल, कई चेहरों को बात चुभी है और कईयों को ये बात अच्छी लगी है मंत्रिमंडल विस्तार की। विदेश, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव के लिए भाजपा के मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए सबसे पैनी नजर उसकी रणनीति के मंत्र पर डालनी होगी। भाजपा ने इस बार लीक से हटकर चेहरों को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम मोदी ने उन चेहरों को जगह दी जो ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन अपने अपने इलाके में इनका डंका बजता है। चुनाव जीतने का इनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से बिछ गई बिसात। राज्य के कोने कोने को मिली केंद्र सरकार में भागीदारी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में किसी एक राज्य से अगर सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसके जरिए भाजपा सपा और बसपा की चुनौती को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार करना चाहती है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ जाति, वर्ग और समुदाय के सामाजिक समीकरण का ही नहीं बल्कि उम्र का भी खास ख्याल रखा गया है, जिससे यूपी के युवा वर्ग को लुभाया जा सके, विजय की नई इबारत लिखी जा सके जिसका कोई मुकाबला न हो। पूरी कोशिश इस बात की है कि हर जाति और समुदाय को अपने पाले में किया जा सके। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के इस समारोह के जरिए मोदी सरकार ने यूपी तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि भाजपा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर स्तर पर जबरदस्त मोर्चाबंदी करने जा रही है, जिससे विरोधियों को सवाल उठाने का मौका न मिले और चुनावी किलेबंदी इतनी मजबूत हो कि विरोधी इसके चक्रव्यूह को भेद न पाए।
2 साल में ऐसे कई मौके आए जब मोदी सरकार 2.0 के विस्तार की चर्चा चली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये विस्तार तब हुआ है जब यूपी चुनाव ज्यादा दूर नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले सरकार में बुजुर्ग मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया तो अटकलें तेज हो गईं, लेकिन यूपी से इस्तीफा देने वाले वे अकेले मंत्री रहे, जबकि 7 नए मंत्रियों की ताजपोशी हुई। इससे साफ है कि सत्ते पर सत्ता का सबसे बड़ा दांव चला जा चुका है और भाजपा के खेमे में इस विस्तार से यूपी में अब नया जोश देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम प्रदीप जी से सवाल आइए, आपको बताते हैं कि सत्ते पर सत्ता का 7 वाला दांव क्या है, इसको समझना जरूरी है। जी हाँ, जातिगत समीकरण को जरा समझिए बड़े ध्यान से। देखिए, अगर जातिगत समीकरण को अगर समझा जाए इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के, तो 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण चेहरा, यह है सत्ते पर सत्ता का 7 वाला दांव। अनुप्रिया पटेल कुर्मी यानी ओबीसी से आती हैं, पंकज चौधरी भी कुर्मी है, ओबीसी से आते हैं, बनवारी लाल वर्मा ओबीसी से आते हैं, लोधी बिरादरी से आते हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल अनुसूचित जाति, भानु प्रताप वर्मा अनुसूचित जाति, कौशल किशोर अनुसूचित जाति, अजय मिश्रा टेनी ब्राह्मण चेहरा है। तो ये वो दाव है, यानी सबको साधने की कोशिश, सबको हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई है। कैसे, जरा इसको भी आप देखिए। मोदी सरकार में पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री, अनुसूचित जाति के 12 मंत्री, अनुसूचित जनजाति के 8 मंत्री, अल्पसंख्यक समाज के 5 मंत्री। ये वो स्थिति है जो हम बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है मोदी सरकार की। हमने आपको स्थिति बताई कि किस तरह का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। अनुसूचित जाति के 12 मंत्री, अनुसूचित जनजाति के 8, अल्पसंख्यक समाज के 5 मंत्री और 11 महिला मंत्री, और उत्तर पूर्व के 4 राज्यों से 5 मंत्री, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भागीदारी, 46 मंत्रियों को पहले भी मंत्री रहने का अनुभव है। मंत्री परिषद में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व नौकरशाह और सबसे कम औसत उम्र की ये कैबिनेट है और मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 साल है। ये खासियत है इस बार के मोदी मंत्रिमंडल की। तो प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण 2022 को लेकर भी साथ दिया गया, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार तो यहां हुआ, लेकिन असर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रदीप जी, देखिए, वैसे तो सभी जो मंडल की राजनीति करने वाले पिछड़ी जातियों के नेता थे सभी के लिए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उनके लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की चुनौती है सामने खड़ी हो गई। ये जो कायाकल्प किया है मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री ने, और उसमें जो जातियों का समीकरण दिखाया है, जिस तरह से जो 14 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अति पिछड़ों को जोड़ने का, गैर यादव यानी कि पिछड़े और गैर जाटव दलितों को जोड़ने का, आदिवासी को, वो प्रोजेक्ट जो है उसको एक सचमुच का अमली जामा पहनाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामने खड़ा कर दिया है। उन वर्गों को ये संदेश दिया है कि हम सिर्फ ये बात नहीं करते, हमारी नीति हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना नहीं है कि इन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हम इनको प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं, हम इनको सत्ता में भागीदारी भी दे रहे हैं, जो अभी तक पिछड़े नेताओं ने नहीं दिया। तो ये जो संदेश है, ये जो समीकरण, सामाजिक समीकरण बनाया है, सोशल इंजीनियरिंग किया है, जिसका फायदा 2014 में मिला, 2017 में यूपी विधानसभा में मिला और 19 में मिला, उसको और पुख्ता किया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। और सभी इन जातियों को यह संदेश दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। बिल्कुल, तो ये जरूर संदेश देने की कोशिश प्रदीप जी जिस तरह से आपने बताई। प्रदीप जी, इसके अलावा अगर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिहाज से, ठीक है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, लेकिन
जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल को मौका मिला लेकिन निषाद पार्टी को मौका नहीं मिला, वो कहते रहे कि साहब हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस तरह से दो कुर्मियों को भी उतार दिया गया तो ओबीसी वोटर पर नजर और कहीं ना कहीं शायद उस स्तर पर बातचीत से ही मामला सुलझा लिया जाएगा? बातचीत के स्तर पर, और मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में एडजस्ट किया जाएगा। वो एमएलसी भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, पार्टी में दूसरे जो सरकारी पद हैं वो भी हो सकता है। और अगर कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने की जिद हुई और सरकार पार्टी तैयार हुई तो वो भी हो सकता है। तो उनको मालूम, उनसे निश्चित रूप से जो बातचीत हुई है उससे ये तय हो गया होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको अभी जगह नहीं मिल रही है। उनको राज्य में ही जो है उनको एडजस्ट करने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है उनकी ओर से। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दल में या दूसरे किसी गठबंधन के साथ जाए तो उनको बहुत ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये दो कारण हैं जिसकी वजह से निषाद पार्टी का या निषाद समाज से किसी को मौका नहीं मिला है। बिल्कुल। वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से जिन चेहरों को लिया गया है वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका अपने अपने इलाके में एक अपनी पकड़ है, अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ है, अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में, अपने इलाके में। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से जिन लोगों को लिया गया है उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और बेहद कर्मठ नेता के तौर पर वो अपने इलाके में जाने जाते हैं और बहुत ही कर्मठ सांसद के तौर पर अपने अपने क्षेत्र में उनकी संसदीय क्षेत्र में पकड़ है। तो इस लिहाज से जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में एक युवा नेतृत्व को, एक नया नेतृत्व को और तमाम तरह के हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और भी जो नेतृत्व हो सकता है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और सांसद भी आते हैं, तो ऐसे नए लोगों को अवसर दिया गया है जो अपने अपने पार्टी के हिसाब से मठाधीश नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र में काम को लेकर जाने जाते हैं, उनसे उनकी पहचान है। लेकिन एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर जरूर है कि आखिर 7 लोगों को रखा गया, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, यानी संख्या बल पर जोर दिया गया, ताकि अगर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता तो संख्या कम होती, यानी 7 नहीं संख्या होती, कोई कम होता। लेकिन यहाँ तय ये किया गया कि संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए और बाकी जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश की जाए। 2022 के चुनाव के मद्देनजर भी ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है वो बेहतर है उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति को लेकर, क्योंकि हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। ऐसे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिनकी मांग थी कि, और ऐसे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिनकी मांग थी कि हमें उपेक्षित रखा गया है। तो एक बहुत ही संतुलित हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को रखा गया है, जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की अच्छी कवायद है। बिल्कुल बिल्कुल विनेश, तो एक